हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्रिक्शन, है ना। और फ्रिक्शन पे जो भी न्यूमेरिकल थे, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने आपको पहली और दूसरी क्लास में दे दिया था। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारे न्यूमेरिकल बेसिस होंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, अगर आपका नीट है या आईटी है तो आपको मान चलिए कि कंपटीशन बेस्ड न्यूमेरिकल जो मिलेंगे उनका लेवल थोड़ा बढ़िया होगा। उसमें कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे हो सकते हैं इसमें, है ना। तो फ्रिक्शन ने क्या किया था, फ्रिक्शन के बारे में आपको हमने बताया कि जो फ्रिक्शन होता है एक तरह से ये रिलेटिव मोशन का पोज करता है, और ये कभी नहीं चाहता कि जिस सरफेस पर बॉडी रखी है, जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखी है, वो सरफेस से अलग हो पाए। फ्रिक्शन जस्ट लाइक फेविकोल, जैसे फेविकोल होता है ना कि दो सरफेस को चिपका देता है, तो आप एक सरफेस को अगर अलग करना चाहें तो आसानी से वो अलग नहीं होता है। ठीक है, प्यार मोहब्बत बढ़ जाती है उनके बीच में। जैसे फ्रिक्शन फोर्स होती है ना, वो एक तरह से फोर्स ऐसा होता है ना कि अट्रैक्टिव टाइप होता है, कि मतलब वो अलग नहीं होने देना चाहता है ना। और सबका प्यार जो है ना, सबका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी सरफेस के लिए अलग अलग होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। ऐसा नहीं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था या फ्रिक्शन फोर्स जो था वो केवल जिस सरफेस पर बॉडी रखी गई उसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ये जो डिपेंडेंसी थी वो दोनों सरफेस पे हो, है ना। भाई लगाव जो होता है वो एक पर थोड़ी डिपेंड करेगा, दोनों पर डिपेंड करेगा। तो कुल मिला के ये बात ये हुई थी कि फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन का पोज ना करके हमेशा किसका पोज करेगा, रिलेटिव मोशन का। ये बात तुम अभी इसको अच्छे से नहीं फील कर पाओगे। जब तुम आगे जाओगे पढ़ने के लिए रोटेशन, तो रोटेशन में तुम ये बात थोड़ा सा फील करना कि जैसे मान लो सड़क, उस सड़क पर तुम साइकिल चला सकते हो। ठीक है, अब उसी साइकिल को तुम ऐसी जगह पर लेके जाओ जहां पर मान लो कीचड़ भरा हुआ, कीचड़ मतलब बिल्कुल फैला हुआ मिट्टी से, है ना। बारिश में ऐसा कई बार होता है कि ना कीचड़ रोड पे आ जाता है, तो वहां पर हम साइकिल इजिली नहीं चला पाते, वहां पे साइकिल फिसलती है। या सबसे अच्छा एग्जांपल कि तुम जो है एक बर्फ वाला जो मैदान होता है वहां पे चले जाओ। ठीक है, उसमें तुम साइकिल नहीं चला पाओगे, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन कितना है, जीरो। वहां पर तुम चल सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो चलने का होगा ना तुम उसमें स्लिप करोगे, तुम्हारे पास रोलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो फ्रिक्शन जब आप रोटेशन पढ़ने जाओगे तो रोटेशन में तुमको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि जो फ्रिक्शन था वास्तविकता में उसने क्या किया था, रिलेटिव मोशन का पोज किया था। मोशन का पोज कभी नहीं करता। समझ में आ रही बात, ये मोशन का पोज नहीं करता, मोशन का सपोर्ट भी करता है। कुछ ऐसे केस हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे जहाँ पे फ्रिक्शन जो होता है ना मोशन का सपोर्ट करता है, वो हमेशा रिलेटिव मोशन का पोज करता है, मोशन का पोज कभी नहीं करता। तो गलतफहमी सबसे पहली बात तो बच्चों में ये होती है, जो 11th क्लास के बच्चे होते हैं उनको गलतफहमी ये होती है कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन का पोज करता है, बट वो मोशन का पोज ना कर किसका करेगा, रिलेटिव मोशन का। तो पहला पॉइंट हमारे यहीं से स्टार्ट हुआ था कि एक हिडन फोर्स था जो कि हमारे एफर्ट को कैंसिल आउट कर दे रहा था। फाइनली हुआ कि हमने कुछ फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया, अप्लाई करते चले गए, तो एक ऐसा टाइम आया जहाँ पर बॉडी में एक मूवमेंट आ गया। ठीक है, तो न्यूटन साहब ने बात बोली थी कि जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है दैट फोर्स विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, ये बात तुमको पहले से पता है, बट ऐसा होता नहीं फ्रिक्शन में कि जैसे यहाँ पर कोई बॉडी रखी है, इस बॉडी पर तुम फोर्स अप्लाई करो, ऐसा नहीं कि सभी फोर्स पर बॉडी में एक्सीलरेशन आएगा। मास m है, इस पर हर एक वैल्यू ऑफ फोर्स पर एक्सीलरेशन नहीं आएगा। एक लिमिट से ऊपर जब फोर्स तुम अप्लाई करोगे उसके बाद ही इसमें एक्सीलरेशन आएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो एफर्ट है उसको कैंसिल आउट करने के लिए शायद कोई बैठा है, उसी का नाम था यहाँ पर फ्रिक्शन। ठीक है, उसी का नाम क्या था, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बॉडी को पीछे पकड़ करके खींच रहा था और हम बॉडी को आगे धक्का दे रहे थे। तो कुल मिला के बॉडी एक पर्टिकुलर फोर्स के बाद ही मतलब मूव करना स्टार्ट की थी, और जो पर्टिकुलर फोर्स था जहाँ तक हम अपना एफर्ट लगाते चले गए, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू बढ़ाता चला गया, हमने उसको कहा था लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये बातें तुमको हम अब चूंकि फिर पूरी एक तरह से पूरी क्लास वैसे ही चल जाएगी फिर पहली क्लास की तरह, है ना। तो पहली क्लास आपको अच्छे सीखना, उसके बाद तब यहाँ पे आना है। ठीक है, तो बेसिक बात आपको हम ये बताएं कि जो फ्रिक्शन होता है वो रिलेटिव मोशन का पोज करेगा। फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा।
ये जो है ना म्यू इंटू इनके बराबर होगा। म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये कई तरह का होता है, जैसे हमने बात बोले थे आपसे कि फ्रिक्शन जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट इज़ 3 टाइप्स हमने जो डिफाइन किया था। वन इज स्टैटिक, अदर जो था हमारे पास कैसा था, काइनेटिक एंड रोलिंग, ठीक है। और हुआ ये था कि जो स्टैटिक था वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद काइनेटिक, और सबसे कम क्या था हमारे पास, रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये इनका रिलेशन था। तुमसे कल की डेट में क्वेश्चन पूछे तुम इनको ऐसे टिक कर जाना, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। फिर हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, बाकी बातें तुम लोग जाना पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में आप 100% सीखो। उसके बाद आज की जो क्लास है ना बहुत बेहतरीन होने वाली है, आप इसको गारंटीड, आप एक बार इसको एक बार अच्छे से देखना, तुम्हारे नीट और आईटी लेवल के सारे क्वेश्चन गारंटीड निकल जाएंगे। अभी फ्रिक्शन पे 2-3 लेक्चर और हम लोग बनाएंगे, बट कहानी जो पहली क्लास दूसरी क्लास में हमने सुनाई थी आपको, वो कहानी पूरे चैप्टर को लीड करेगी, ठीक है। स्टार्टिंग की जो कहानी है दो लेक्चर वाली, उसको तुम्हें अच्छे से सीखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से क्लास बने रहिएगा वीडियो में। ज़रा सा भी आप अगर इधर उधर डिस्टर्ब हुए तो गारंटेड आपको मान चलिए कि ना कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल कूड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपने बिल्कुल मजबूत करने हैं फ्रिक्शन से रिलेटेड। कोई सा भी क्वेश्चन आपको करना है जेई लेवल तक का भी, है ना, तो उसके लिए तुमको 100% क्लास को समझना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन जो हमारा पिछली क्लास का था वो क्वेश्चन ये था, जैसे मान लो कोई सरफेस था, इंक्लाइन सरफेस था, पहले से इंक्लाइन नहीं था, हमने क्या किया था, उसको इंक्लाइन किया था। ऐसे देखो, ये एंगल थीटा था, हमने इसको क्या किया, उठा रहे हैं ऐसे। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको ऊपर उठाएं इसको, तो जो सरफेस का फोर्स होगा, पिछली क्लास का जो आखिरी क्वेश्चन था ना वो हमने आपको बताया था कि सरफेस, इस वाले सरफेस को ऊपर उठाने पर जो सरफेस है, इस सरफेस के द्वारा बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन हमने तुमको दिया था, सरफेस का फोर्स बॉडी पर इंक्रीज करेगा, दूसरा था डिक्रीज करेगा, तीसरा था पहले इंक्रीज करेगा फिर उसके बाद जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज एंड कांस्टेंट, ठीक है। चौथा हमने ऐसे लिख लिया था, ये डिक्रीज होगा फिर उसके बाद कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास पांचवा ऑप्शन ये था कि ये पहले कांस्टेंट रहेगा फिर उसके बाद इंक्रीज करेगा, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन छठा था ये, है ना, 6 ऑप्शन आते नहीं फिर भी हमने ऐसे मान लिया, ठीक है। पॉसिबिलिटी आप ऑप्शन की ये हो सकती है, कांस्टेंट रहेगा फिर उसके बाद जो है ये डिक्रीज होगा, ऐसे ऑप्शन थे। तो आपने शायद इस क्वेश्चन को किया होगा, ठीक है। आपको आंसर मैच करवाना, आंसर क्या होगा इसका। चलिए समझते, बहुत बेसिक से हम लोग समझेंगे इसको। सबसे पहला पॉइंट ये बताओ कि बॉडी नीचे आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमको दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो बॉडी नीचे आ रही कि नहीं आ रही, यहाँ पर दो बातें थी। अगर पहला केस ये था कि इफ एंगल लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, थीटा नॉट हमने क्या माना था, एंगल ऑफ रिपोज। अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम एंगल है तो बॉडी मूवमेंट नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, अगर थीटा मोर देन थीटा नॉट है तो बॉडी मूवमेंट होगा, बॉडी नीचे आएगी। ये दो केस तुमको अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने हैं। हमने ये बात तुमको बताई थी, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है आपको हमने पहले बता रखा है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि जो पहली पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बॉडी मूवमेंट नहीं, मतलब कि जो एंगल है वो इफ थीटा लेस देन थीटा नॉट, थीटा क्या है, थीटा नॉट से छोटा है, तो इस कंडीशन पर बॉडी नीचे आने वाली नहीं है, ठीक है। बॉडी यहाँ पे नीचे नहीं आएगी। तुम ये बताओ, अगर बॉडी नीचे नहीं आ रही है, जैसे एक बात तुमको हमने पहले बताई, जैसे मान लो कोई बॉडी है, इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, इस बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, बॉडी पर फोर्स अप्लाई किया 2 न्यूटन, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। तुमसे पूछा जाए फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तुम कहोगे 2 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स हमने बोला कि 4 न्यूटन है, फिर भी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है।
अब फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ये आपको कहानी हमने सुनाई थी कि फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, मतलब अपनी वैल्यू ये कम ज़्यादा कर सकता है अकॉर्डिंग टू दिस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बिहाफ पर फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकता है। ये बात हमने सीखी थी। तो तुम ये बताना, अगर ये कंडीशन जहाँ पर बॉडी नीचे नहीं आ रही है, मतलब चलाने वाला फोर्स गारंटीड किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स के। समझ में आ रही हो? इसको देखो ना, अगर चलाने वाला फोर्स 2 न्यूटन है बट बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू क्या आएगा, 2 न्यूटन आएगा। एक कंडीशन आपको हमने बताई थी, तो आप समझो, जैसे मान लो पहले केस में बॉडी नीचे नहीं आ रही क्योंकि थीटा जो है एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तुम बताओ बॉडी को नीचे लाने वाला फोर्स कितना होगा, क्या कहोगे इसके बारे में, mg sin थीटा। ऊपर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। अब इस केस में बच्चा क्या करता, आंख बंद करके बोलेगा कि सर फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो म्यू mg cos थीटा के बराबर है। गलत आंसर है भाई, ये mg cos थीटा होगा जो कि नॉर्मल के बराबर आएगा। ठीक है, नॉर्मल के बराबर आएगा। तुम ये बताओ फ्रिक्शन फोर्स पीछे अधिकतम कितना लग सकता है, म्यू mg cos थीटा। लेकिन हमने क्या बताया कि अगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, तो अप्लाइड फोर्स ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रिक्शन फोर्स में। mg sin थीटा बॉडी को चलाना चाहता है लेकिन बॉडी नीचे नहीं आ रही, मतलब क्या हुआ कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका वैल्यू म्यू mg cos थीटा नहीं होगा। क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, बोलो mg sin थीटा। समझ में आई बात? तुम ये बताओ, तुमने ये बात पहले से पढ़ी है कि जो सरफेस का फोर्स होता है बॉडी पर वो क्या होता है, इट इज रिजल्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। रिजल्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। नॉर्मल तो अंडर रूट mg cos थीटा रहने वाला है, ठीक है, बट फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर म्यू mg cos थीटा नहीं होगा क्योंकि बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है। बॉडी जब मूव करेगी तब फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू क्या दिखाएगा, म्यू mg cos थीटा। जब तक बॉडी मूवमेंट नहीं तब तक बॉडी पर अप्लाइड फोर्स का वैल्यू क्या बन जाता है, फ्रिक्शन फोर्स। चलो डाटा यहाँ पर रखो, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करें। एस इक्वल टू क्या लिखे बोलो, एफ स्क्वायर, एफ कितना है mg साइन थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। और तुम ये बताओ n कितना होगा, mg cos थीटा। तुम समझ गए होंगे, जो मैथ वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे देखेंगे, बायो वाले बच्चे भी थोड़ा केयर करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करें इसको। यहाँ पर क्या mg साइन थीटा, यहाँ पर क्या mg cos थीटा, और इन दोनों का स्क्वायर है। तो आप देखो mg क्या बाहर आएगा, mg बाहर आएगा, अंदर क्या बचा बोलो, रूट के अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। तुम जानते हो पहले से मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या होता है, 1। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बन गया बोलो, mg के बराबर। बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो तुम ये समझो कि हम इस सरफेस को ऊपर उठा रहे हैं, उठाते चले गए, जब तक एंगल ऑफ रिपोज से कम है तब तक सरफेस का बॉडी पर फोर्स कितना रहा, केवल mg। सरफेस का फोर्स बॉडी पर कितना रहेगा, mg। मतलब ये जो एस है mg के बराबर कब तक रहेगा, जब तक ये जो थीटा हमारा लेस देन और इक्वल टू थीटा नॉट ना हो जाए। उसके बियॉन्ड तुम जाओगे, दूसरा केस हमने ये बोला, इफ थीटा मोर देन थीटा नॉट। अब यहां पर तुम समझना, अगर थीटा मोर देन थीटा नॉट है तो इस केस में फ्रिक्शन फोर्स अपनी पूरी औकात दिखाएगा, और इसकी पूरी औकात है कितना, म्यू mg cos थीटा के बराबर। बट अगर बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, फिर से हम कह रहे हैं अगर बॉडी के पास कोई मूवमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ उतनी दिखाएगा जितना कि अप्लाइड फोर्स दिखा रहा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स कितना दिखाए देखो, 2, तो फ्रिक्शन कितना दिखाए अपनी 2। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स का वैल्यू बढ़ाते चले जाओ, फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू बढ़ाता चला जाएगा। कहाँ तक बढ़ाएगा, अप टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो फिक्स होता पहले से। जैसे यहाँ पर देखो, अब बॉडी में मूवमेंट आ रहा, बॉडी में क्या आ गया, मूवमेंट। नीचे क्या लग रहा होगा बोलो, mg साइन थीटा। अच्छा, नॉर्मल आज भी कितना होगा, mg cos थीटा। बट ये जो थीटा है
इस वाले थीटा से ज़्यादा है, ठीक है। तुमको फिर से यहाँ पे देखना है सरफेस का बॉडी पर फोर्स। अब तुम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लिखोगे, चूंकि बॉडी मूवमेंट है, मूवमेंट होने का मतलब कि जो फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा ना होकर क्या बन जाएगा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है, म्यू mg cos थीटा, ठीक है, म्यू mg cos थीटा। अब सरफेस का बॉडी पर फोर्स कितना होगा, ये होगा अंडर रूट फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर। अब आप देखो एफ का वैल्यू क्या है, म्यू mg cos थीटा, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। और नॉर्मल का वैल्यू क्या बन रहा बोलो, mg cos थीटा। अब तुम सोचो थीटा बढ़ाओ, थीटा बढ़ाने पर क्या होगा, cos थीटा का मान क्या होता है, घटेगा। थीटा बढ़ाने पर cos थीटा का वैल्यू घटेगा। फाइनली हुआ क्या कि जो s होगा थीटा इंक्रीज करने पर क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे, क्योंकि थीटा तुम बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है। अगर ये थीटा हमारे पास आफ्टर एंगल ऑफ रिपोज वाला थीटा है और उसके बियॉन्ड हम थीटा फिर से बढ़ावें तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होता है बोलो, घटेगा। और cos थीटा घटने का मतलब कि यहाँ पर जो s होगा वो डिपेंड्स ऑन cos थीटा। बाकी देखो म्यू mg कांस्टेंट है, mg क्या कांस्टेंट है, तो फाइनली यहाँ पर थीटा पर सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं, तो थीटा बढ़ने पर cos थीटा क्या हो, घटेगा। अब तुम फाइनली आंसर ये बताओ कि तुमको क्या आंसर में फील आ रहा। आंसर ये पता चल रहा कि पहले सरफेस का बॉडी पर फोर्स कांस्टेंट होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब आप देखो आंसर क्या है, सरफेस का बॉडी पर फोर्स कैसा, पहले कांस्टेंट, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब ऑप्शन नंबर छठा। अब तुमको 6 ऑप्शन नहीं देगा, 4 ही देगा, लेकिन 4 में से ये ऑप्शन मौजूद होगा। समझ में आ रही बात। ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत बेहतरीन लेवल के होते हैं, इसी में थोड़ा सा हम चेंज करें क्वेश्चन को, तो आप पहले इतना बना लो 1 मिनट में। चलो बना लिया इसको। इसमें अगर कहीं पर भी डाउट हो, 1% का तुमको डाउट हो, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये सब बहुत बेहतरीन लेवल के न्यूमेरिकल, इनमें तुम एक बार प्रवेश करोगे फ्रिक्शन में, और इतना तुमको हम गारंटी दे रहे, फ्रिक्शन इससे पहले तुमने कहीं पर भी पढ़ा है, यहाँ पर तुम पहली बार देखोगे इसको, ठीक है। अब देखो कुछ चुटकुले टाइप जो कॉन्सेप्ट को मजबूत करें, थोड़ा सा हमारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ावें, कुछ वैसे न्यूमेरिकल और हम कर लेते हैं चुटकुले टाइप, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर दिया, जैसे मान लो ब्लॉक को हमने क्या किया, रस्सी से बांध दिया, और यहाँ पर फ्रिक्शन है अभी, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, पहला केस ये मान लेते हैं, इफ थीटा लेस देन थीटा नॉट। थीटा नॉट हम क्या मान के चलेंगे हमेशा, एंगल ऑफ रिपोज। थीटा क्या मान के चलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट है तो रस्सी में टेंशन कितना होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये मान लेते हैं हम, इफ थीटा मोर देन थीटा नॉट। तुमसे क्वेश्चन फिर से ही पूछा जाएगा, अगर ये वाला सरफेस हम ऊपर उठावें, इस सरफेस को ऊपर उठावें, मतलब थीटा हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। थीटा बढ़ाने पर इस रस्सी में जो टेंशन बनेगा उस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे पास समय 2 मिनट का, तुम इसके बारे में सोचो। चलिए देख लिया होगा इसका आंसर क्या आएगा। आइए सबसे पहले बताओ कि रस्सी में टेंशन कब आएगा। टेंशन मतलब एक खिंचाव, ठीक है। रस्सी को तुम खींचोगे तभी इसमें टेंशन आएगा। अब रस्सी खींचे कब, रस्सी कब खींचेगी, जब ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा, जब ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा। तुम ये बताओ क्या इस एंगल पर ब्लॉक नीचे आ सकता है भाई। अगर थीटा लेस देन थीटा नॉट है मतलब ब्लॉक सरफेस से नीचे नहीं आएगा।
अगर थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ब्लॉक वहाँ पर जस्ट नीचे आने की टेंडेंसी पर आ चुका होगा, ठीक है। और जैसे तुमने थीटा मोर देन थीटा नॉट किया तो मतलब ब्लॉक नीचे आएगा। तो तुम ये बताओ, पहला केस तुम पहले जानते हो कि यहाँ पर ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। ब्लॉक नीचे नहीं आया तो टेंशन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ब्लॉक को नीचे कौन नहीं आने दे रहा, फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन अकेले यहाँ पर इतना कैपेबल है कि ब्लॉक को नीचे न जाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर जब ब्लॉक नीचे नहीं गया तो टेंशन कितना लिखोगे तुम, 0। टेंशन कितना लिखोगे, 0। यहाँ के बारे में बोलो तुम, ब्लॉक नीचे आएगा, जब ब्लॉक नीचे आया तो नीचे बताओ कितना फोर्स होगा, mg sin थीटा। देखो यहाँ पे हम बना ले रहे फिगर, यहाँ पर टेंशन होगा और ऐसे बन जाएगा फ्रिक्शन, म्यू इंटू एन, ठीक है। नीचे क्या बन जाएगा बोलो, mg sin थीटा, ठीक है। तो तुम बताओ, ब्लॉक नीचे आना चाहेगा लेकिन फाइनली होगा क्या कि रस्सी और ये फ्रिक्शन दोनों मिलकर क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, ठीक है। इसके पास कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। आफ्टर दिस सिंगल बेस में कोई मूवमेंट, मतलब नीचे आने की टेंडेंसी आ गई लेकिन उस टेंडेंसी को खत्म करने कौन आ जाएगा, रस्सी। तो फाइनली क्या लिखोगे, mg sin थीटा बराबर टेंशन प्लस म्यू एन। बोलो टेंशन बराबर क्या लिखोगे, mg sin थीटा माइनस म्यू एन। चलो बोलो, टेंशन बराबर क्या लिखे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये तुम्हारा टेंशन आएगा। अब इसमें तुम थीटा देखो, थीटा क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। तुम बताओ, थीटा बढ़ाने पर साइन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। और ये बात तुमको पहले पता है कि थीटा बढ़ाने पर कॉस थीटा घटेगा। अब कॉस थीटा घटने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगी वो घटेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी। तुम इमेजिन करो, थीटा बढ़ के 90 हो जाएगा, जब ये सरफेस ऐसे हो जाएगा तो थीटा कितना हो गया, 90, साइन 90 कितना होगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब ओवरऑल टेंशन क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। फाइनली यहाँ पर टेंशन बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। ये कहानी बन जाएगी इसकी। तो पहले टेंशन कितना रहेगा, 0, या इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। बट रियलिटी में जो आंसर बनेगा, पहले जो हमने इससे पहले लिखा था जो सरफेस का फोर्स था बॉडी पर, वो कांस्टेंट था बट वो नॉन जीरो था। बट यहाँ पर ये वाला केस है, यहाँ पर टेंशन कांस्टेंट है बट जीरो है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर आप ये लिखना कि टेंशन 0 होगा पहले, अप टू एंगल ऑफ रिपोज, आफ्टर दैट दिस टेंशन विल बिकम इंक्रीजेज, ठीक है, विल बी इंक्रीजेज, क्योंकि थीटा बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा। तो इसका आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आपने सीखा होगा अच्छे से। कुछ और छोटी मोटी वैरायटी कर लेते हैं, देख लिया इसको। चलिए, बातें आपने सीख ली होंगी, कुछ बेसिक बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो हमारे पास ये सब नोट में लिखना है आपको, ठीक है। कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है थीटा डिग्री का, और ये अंडर स्टूड एक थीटा यहाँ पर थीटा नॉट से ज़्यादा है, ठीक है। ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पे रखा गया, इस ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक का मास क्या है, m है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। तो तुमसे पूछा है कि इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन कितना होगा जब यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, ठीक है। ये सब बेसिक बातें आपको याद रखना है। और अंडर स्टूड यहाँ पर जो थीटा है मोर देन थीटा नॉट है, मतलब कि जो mg sin थीटा होगा इसको नीचे लाना चाहेगा, mg sin थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा,
और फ्रिक्शन इसको क्या करेगा, रोकना चाहेगा। कितने से रोकेगा, अधिकतम अपनी वैल्यू लगाएगा यहाँ पर। अधिकतम वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो, mg cos थीटा, नॉर्मल होगा, म्यू से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा हमको, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो म्यू इंटू एन। अब अगर ब्लॉक नीचे आ रहा है मतलब कि mg sin थीटा म्यू एन से बड़ा होगा, तो क्या लिखो कहानी तुम यहाँ पे बोलो, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बराबर कितना होगा, मास इंटू एक्सलेशन। मास से मास खत्म कर लो, तो एक्सलेशन बराबर क्या मिला, जी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा बोलो, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये मिलेगा। अच्छा, अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे जीरो होता ये तब की बात है जब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, ठीक है। अगर कंडीशन यहाँ पर स्मूथ सरफेस की कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो वाली, तो ए बराबर क्या बन जाएगा बोलो, जी साइन थीटा। चूंकि म्यू जीरो रखोगे तो ये पूरा पैरामीटर कितना हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली ए बराबर क्या मिल गया, जी साइन थीटा, ठीक है। ये एक्सलेशन तुम ऐसे कैलकुलेट करोगे। इंक्लाइन सरफेस पर अगर ब्लॉक नीचे आएगा तो एक्सलेशन कितना होगा ब्लॉक का, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी कहानी पर बेस एक छोटा सा तुमको एक चुटकुला सुनाते हैं। चुटकुला कुछ ऐसे, जैसे मान लो एक सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, और ऐसे हमारे पास दो इंक्लाइन सरफेस है, ठीक है, दो इंक्लाइन सरफेस, ये थीटा ये भी थीटा, ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर हमने एक ब्लॉक रखा छोटका सा, एक तो ब्लॉक यहाँ पर हमने रखा छोटका सा, ठीक है, और सरफेस की जो लेंथ है जिसको ब्लॉक को नीचे आना है यहाँ तक, वो लेंथ हमने मान लिया एस, ये लेंथ भी सरफेस की एस। बस थोड़ा यहाँ पर चेंज ये किया गया, ये जो ब्लॉक है ये यहाँ पे रखा गया है म्यू बराबर जीरो वाले सरफेस पे, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है म्यू दिया है ऐसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये हम क्वेश्चन आपको ऐसे फिगर में समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये ब्लॉक हमने इनिशियल जीरो रफ्तार छोड़ा, ये जो ब्लॉक है इनिशियल क्या है इसके पास, जीरो वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास क्या इनिशियल जीरो वेलोसिटी, दोनों को हमने छोड़ा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है कि ये जो सरफेस है कैसा स्मूथ है, तो ब्लॉक यहाँ पर तेजी से आएगा, कितने से आएगा, जी साइन थीटा से, ठीक है। फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको पीछे रोकेगा, पीछे इसको रोकेगा, तो यहाँ पर जो एक्सलेशन बनेगा नीचे इसका थोड़ा कम बनेगा। कम कितना बनेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्सलेशन रफ सरफेस का हो गया। तो समय यहाँ पर ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि समय यहाँ पर उतना डिस्टेंस कवर करने में कम लगना है और यहाँ पर समय ज़्यादा लगना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कहा गया कि जैसे मान लो इस ब्लॉक को हमने वहाँ छोड़ा, जब बॉटम पर पहुँचा तब समय इसका टी इक्वल टू टी है, सेम लेंथ का सरफेस हमने दूसरा लिया, बस क्या है वो कैसा है, रफ है। इस सरफेस पर जब ब्लॉक सेम डिस्टेंस चल के बॉटम पर पहुंचा तब समय यहाँ पर जो है इसका n टाइम्स था, n गुना। अगर यहाँ पर t टाइम तो यहाँ पर ये n इंटू टी। तो हमसे पूछा कि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, ब्लॉक रिलीज फ्रॉम टॉप, इट टेक्स टाइम t ऑन स्मूथ सरफेस, when this block is released from rough surface it takes times n time, ठीक है, जो टाइम लिया कितना लिया, n टाइम, ठीक है, ऑफ दैट सरफेस। तो कुल मिलाकर तुमसे पूछा कि सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। तुम ये बताओ इस सरफेस के लिए कहानी क्या लिखोगे। सबसे पहले तुमको पता है गति के समीकरण s इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस दोनों के लिए सेम है, u दोनों के लिए सेम कितना है, जीरो। बात अलग है एक्सलेशन कितना है, यहाँ पे लिखोगे, देखो यहाँ पे देखो स्मूथ सरफेस का एक्सलेशन कितना होगा, जी साइन थीटा, तो 1/2 जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये पहली कहानी हो गई, ठीक है। तुम बताओ इस वाली कहानी, अब क्या लिखोगे बोलो, एस इक्वल टू यू कितना जीरो, क्या लिखोगे, हाफ इंटू एन इंटू टी का होल स्क्वायर। बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ये कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी हमको मजबूत करने हैं। तो कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जो पहले से हमने पढ़ चुके हैं काइनेमेटिक्स में, ठीक है, उनको हम कंबाइन करके बना रहे हैं यहाँ पे।
तो तुम बताओ एस इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/2, एक जगह पर क्या रखोगे, बोलो बोलो बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू क्या लिखें, बोलो एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरी कहानी हो गई। तो आप देखो सरफेस की लेंथ क्या दोनों के लिए सेम, इस बराबर कुछ, इस बराबर कुछ और कुछ बराबर कुछ। ठीक है, ये जो चुटकुला है आपको पहले से पता है कि इस बराबर कुछ है, इस बराबर कुछ है, कुछ बराबर कुछ है। ठीक है, आप इनको इक्वेट कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन में क्या है तुम्हारे पास, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। दूसरी कहानी क्या बोलो, 1/2 जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा एन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। देखो कुछ खत्म हो सकता है क्या, जी/2 टी स्क्वायर, जी/2 टी स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बचा हमारे पास, साइन थीटा, और उधर क्या बचेगा बोलो, साइन थीटा। देखो इन भी अंदर भेज लो आप, तो क्या लिखें, एन स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा। अब कैलकुलेशन बचा है, देखो तुम जो है क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, म्यू, तो म्यू एक साइड ले चलो, बाकी कूड़ा एक साइड। क्या लिखें, एन स्क्वायर म्यू इंटू कॉस थीटा, राइट हैंड साइड क्या मिला तुमको, एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बताओ क्या लिखोगे, देखो म्यू यहाँ से कॉमन ले लो और साइन थीटा तुम भेज दो, कॉस थीटा भेज दो। ठीक है, बायोलॉजी वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। म्यू बराबर क्या दिख रहा है हमको, दिखेगा एन स्क्वायर कॉमन लो, साइन थीटा कॉमन लो, एन स्क्वायर -1 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, और बाई में क्या लिखें बोलो, एन स्क्वायर। इधर देख लो, तो बताओ मी बराबर क्या मिला तुमको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहले से पता है तुमने, है ना, बचपन में इसको देखा होगा ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तुम लिखेंगे यहाँ पे टेन थीटा, और थोड़ा सा हम कलाकारी करेंगे, कलाकारी करेंगे कि एन स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड किया तो 1 बनेगा, 1 - 1 बाई एन स्क्वायर। तो म्यू का जो वैल्यू है ऐसे तुम फाइंड आउट करोगे। अब जैसे मान लो इस क्वेश्चन में हम ये मान लेते हैं कि थीटा, पर्टिकुलर थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। ठीक है, अब आप जानते हो tan 45 क्या होता है, 1 होता है। तो इस केस के लिए कोसेंट ऑफ फ्रिक्शन क्या निकल के आएगा, 1 - 1 बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक सा चुटकुला था, ऐसे चुटकुले हम लोग और भी करेंगे। तो आप पहले इसको देख लो, इसमें कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके बताओ कि सर ये वाला जो स्टेप हमको थोड़ा सा कम समझ में आया। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो। चलिए ठीक है, इसको देख लिया होगा। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और बनाते हैं। जैसे मान लेते हमारे पास एक ही सरफेस है, बट वो सरफेस आधा स्मूथ है और आधा रफ है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जैसे पहले क्या था, दो सरफेस थे, एक स्मूथ एक रफ। ठीक है, और आज हमारे पास ऐसा केस है कि एक ही सरफेस में दो कहानी एक साथ, कहानी आधे सरफेस की म्यू 0 की और आधे सरफेस की म्यू 1 की। ठीक है, ऐसे कुछ दिया फिगर। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो ये एंगल कुछ थीटा मान लेते हैं अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि जैसे मान लो इस ब्लॉक के पास इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। इनिशियल वेलोसिटी 0। ये सरफेस म्यू 0 का है, ये सरफेस म्यू म्यू का है। ठीक है, हाफ ऑफ द सरफेस इज स्मूथ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द सरफेस इज रफ। ठीक है, जो स्मूथ सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना, 0। जो बाकी आधा सरफेस है उसका क्या है, म्यू है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ये कहा गया कि जब ब्लॉक बॉटम पर पहुंचा सरफेस के, हमने इसको 0 वेलोसिटी छोड़ा,
जब भी नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तुमसे अगर ये पूछा जाए कि जैसे यहाँ पर ब्लॉक पहुँचेगा बॉटम पे तो वेलोसिटी कितना होगी, आप थर्ड इक्वेशन यूज करना, 0 का स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो ये जो है ना कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर वेलोसिटी पूछेगा बॉटम पर पहुँचने के बाद वेलोसिटी कितना होगी, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो एस हमको मान लो गिवन है और ए कितना है, g साइन थीटा, तो क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बराबर 2g साइन थीटा इंटू एस, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाता, v स्क्वायर बराबर क्या लिखते तुम, अगर ब्लॉक कंटिन्यूस नीचे ही आ रहा, ठीक है, ब्लॉक कंटिन्यूस नीचे आ रहा और एक्सलेशन भी नीचे बन रहा, ठीक है, नेट एक्सलेशन नीचे बन रहा, तो होगा क्या कि यहाँ पर जब ब्लॉक पहुँचेगा तो इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी क्या बन जाएगी थर्ड इक्वेशन के हिसाब से, v स्क्वायर बराबर 0 प्लस 2g कॉमन है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इसलिए अलग है कि जब ब्लॉक हमने छोड़ा तब इसकी रफ्तार कितनी 0, जब ब्लॉक बॉटम पर पहुंचा तब भी इसकी रफ्तार हो गई 0। एक बढ़िया क्वेश्चन है। ब्लॉक टॉप पर था 0 वेलोसिटी, बॉटम पर पहुंचा इसकी वेलोसिटी अंतिम कितना 0, अंतिम वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो इसमें कहानी क्या क्या पूछी जा सकती है, वो कहानी तुम पहले से जान चुके हो कि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा जा सकता है, ये एंगल पूछा जा सकता है, एंगल कितना होगा, ठीक है। अगर थीटा दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लेगा, ठीक है। और अगर थीटा नहीं दिया है तो म्यू देकर तुमसे थीटा पूछ लेगा, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में, हाफ ऑफ द सरफेस स्मूथ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द सरफेस इज रफ, ब्लॉक इनिशियल 0 वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सोचो, तुम्हारे पास 2 मिनट का स्क्रीन पॉज करके तुम इसके बारे में सोचो। तो एक बात तुमको पता है कि जो सरफेस s/2 का है, ये सरफेस s/2 का है, एक्सलेशन कितना होगा यहाँ पर बोलो, g साइन थीटा के बराबर, ये हम पहले जानते हैं। यहाँ पर देखो एक बार इसको फिर से, बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल समझेंगे तो लेवल बढ़िया बन जाएगा उनका। ये जो अपर हाफ है, लोअर हाफ, एक्सलेशन यहाँ पर क्या बन जाएगा बोलो, जी साइन थीटा बनेगा। ब्लॉक हमने छोड़ा 0 रफ्तार से, इनिशियल 0 रफ्तार, ब्लॉक नीचे जाएगा चूंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना 0 है, ठीक है। ब्लॉक नीचे गया, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। जब ब्लॉक रफ सरफेस पे ठीक एंटर करने वाला था, जब ब्लॉक रफ सरफेस में ठीक एंटर करने वाला, तब इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। अब तुम ये बताओ, यहाँ तक तो इसने वेलोसिटी गेन किया, अचीव किया अधिकतम, बट इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी इसकी फाइनली यहाँ पर 0। 0 किसने किया होगा भाई, mg साइन थीटा है, g साइन थीटा कह सकते नीचे लाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन जैसे यहाँ पे आएगा वो फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, ऊपर की तरफ। तो एक बात बता कि अगर ये चीज़ हमें 0 करनी है तो हमें जो एक्सीलरेशन रखना है वो वेलोसिटी के अपोजिट रखना है। अगर वेलोसिटी खत्म हो रही मतलब जो एक्सीलरेशन होगा वेलोसिटी ठीक अपोजिट होगा। तो अभी यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या था, नीचे, अब इस सरफेस पे एक्सीलरेशन कहाँ बन जाएगा, ऊपर, ठीक है। चलो इसको a1 मान लो, इसको a2। तुम ये बताओ सबसे पहले a1 के बारे में तुम पहले जानते हो, क्या लिखोगे, g साइन थीटा। a2 बराबर क्या लिखोगे, अच्छा देखो इससे पहले तुमने ब्लॉक को नीचे भेजा था रफ सरफेस पे, तो फाइनली क्या बना था बोलो, g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, लेकिन वो एक्सीलरेशन नीचे बन रहा था। और हम जानते हैं कि बॉडी की वेलोसिटी घट रही, मतलब एक्सीलरेशन कहाँ रखना हमको, ऊपर। तो ऊपर एक्सीलरेशन रखने का मतलब कि नेट फोर्स कहाँ पर रखना तुमको, ऊपर, मतलब म्यू mg कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखना। समझ में आ रही बात, तुमको क्या लिखना है यहाँ पे, फाइनली आप डायरेक्ट लिख रहे हैं म्यू साइन थीटा म्यू कॉस थीटा म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जी। इससे पहले तुमने लिखा था जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ा उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे हमें 0 करना है, ठीक है। अब तुम समझ गए होंगे। अपर हाफ के लिए तुम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो, थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर
बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये अप्लाई करोगे, ठीक है। तुम बताओ वी स्क्वायर हमको पता है, अधिकतम जिसने गेन किया यू 0 है, और एक्सलेशन क्या लिखें 2g साइन थीटा इंटू एस, ये पहली कहानी। एस या एस बाई टू लिखेंगे हम यहाँ पे। लोअर हाफ के लिए क्या लिखोगे तुम, अंतिम 0 प्रारंभिक v माइनस 2as, ठीक है। और ए कितना हमारे पास बोलो, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू जी और इंटू एस बाई टू, ठीक है। चलो भी कहानी तुम्हारी नंबर 2, कहानी नंबर 2 है, ठीक। अब इसको कहानी नंबर 2 नहीं बनाओ, लिखोगे वी स्क्वायर बराबर 2 म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा जी इंटू एस बाई टू, ये कहानी नंबर 2 है। अब आप कहानी नंबर 1 को कहानी नंबर 2 से मैच करवाओ। देखो वी स्क्वायर बराबर कुछ है, वी स्क्वायर बराबर कुछ, कुछ बराबर क्या बन जाए कुछ। फाइनली क्या लिखेंगे बोलो, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से कंपेयर करने पर ये पता चला कि जो 2g साइन थीटा है वो 2g साइन थीटा एस बाई टू बराबर किसके 2g एस बाई टू इंटू म्यू कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा, इसके बराबर है। अब देखो जो कैंसिल आउट हो सकता है कैंसिल आउट कर लो, 2g खत्म, एस बाई टू भी खत्म। क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा, इधर क्या बचेगा देखो म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। राइट हैंड साइड ले जाओ इसको, लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ साइन थीटा, क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा बराबर म्यू कॉस थीटा। अब आप आंसर यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, म्यू बराबर क्या बन जाएगा 2 tan थीटा। अब अगर जैसे मान लो हमको थीटा पूछा है तो थीटा पूछेगा तो इसका उल्टा देख लो, tan थीटा बराबर क्या बन गया बोलो, म्यू बाई 2 बन जाएगा ये, ठीक है। ऐसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये मेथड नंबर 1 था हमारा, इसको मैं मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड इसका 2 भी देख लो तुम, मेथड 2 क्या होगा, जो बच्चे वर्क एनर्जी पावर पढ़ के बैठे हैं, ठीक है, पहले से, जैसे 12th पास आउट हैं आप, तो पहले से आपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा होगा। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितना 0, फाइनल कितना 0, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तुम ये बताओ जैसे मान लो कोई बॉडी है, ये यहाँ से हमने इसको छोड़ा 0 वेलोसिटी से, यहाँ पर पहुँचे, इसकी वेलोसिटी अंतिम कितना है 0। तो एक बात तय है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें घाटा है। जब ब्लॉक नीचे आएगा, बॉडी नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, घटेगी। और ये बात पहले ही जानते हैं कि एनर्जी ना तुम बना सकते हो ना ही नष्ट कर सकते, ये हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। बट यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में क्या है, यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं है, इनिशियल 0 फाइनल भी 0 है। मतलब क्या निकला कि शायद रास्ते में किसी ने, अब ये तो तय है कि मतलब आधे रास्ते तक इसने काइनेटिक एनर्जी अपनी बढ़ाई, उसके बाद क्या हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई इसकी, फिर से 0 हो गई। तो आधे रास्ते में जितना इसने कमाया था, आधे रास्ते में उतना पैसे इसने खर्च कर दिया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो 100% इसने पोटेंशियल एनर्जी थी, कहीं ना कहीं 100% किसी के अगेंस्ट इसने खर्च कर दिया, ठीक है। और वो खर्च कहाँ पर किया इसने, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। तो तुम डायरेक्ट यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते थे कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, 100% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। 100% लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तुम सबसे पहले एच और एस का रिलेशन देखो, ये थीटा है तो एच बराबर क्या बन गया बोलो, एसओ साइन थीटा, एसओ साइन थीटा। तो बात तुमको पहले से पता है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज mgh, वर्टिकल नीचे कितना गई बॉडी mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या बन जाएगी लॉस में mgh, ये किसके बराबर होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का जो वर्क होता है क्या होता है बोलो, म्यू इंटू एन इंटू एस बाई टू। अब देखो यहाँ पर इनका वैल्यू क्या रखोगे तुम, mg cos थीटा, ठीक है, mg cos थीटा इंटू एस बाई टू। देखो mg खत्म कर लो,
अच्छा देखो यहाँ पर एच की जगह पर क्या रखना तुमको, एसो साइन थीटा, एसो साइन थीटा बराबर क्या लिखोगे, म्यू कॉस थीटा इंटू एस बाई टू, इससे एस खत्म हो गया। आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा, तो टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब क्या बन जाएगा, टू टेन थीटा बराबर में म्यू। सेम आंसर आ रहा। तो अब देखो तुमने वर्क एनर्जी पावर की हेल्प ली, क्वेश्चन को हमने कितने छोटे तरीके से सॉल्व कर लिया। तुमने एक क्वेश्चन आप मोशन की हेल्प ली, ये क्वेश्चन कितना लेंदी प्रोसेस था इसका, ठीक है। तो ये बेसिक सा मेथड होता है कि जो हमने एनर्जी खर्च की है वो कहाँ पर खर्च की है, कहाँ पर खर्च की है, इस रास्ते में, ठीक है। यहाँ पर तो कोई खर्चा नहीं, खर्चा केवल कितने पाथ में है, एस बाई टू। तो हमने यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या क्या लिखा, केवल म्यू एम जी इंटू कॉस थीटा, ये तो एन होता है, ठीक है। और जो पाथ है जिसमें एनर्जी खर्च हुई उसकी लंबाई कितना है, एस बाई टू है। बॉडी भले ही इस पाथ कवर की है लेकिन उस इस पाथ में खर्चा कहाँ पर है, केवल एस बाई टू में, ठीक है। तो हमें जो खर्चा है उसको ही बराबर किसके करना है, जितना इसने 100% पोटेंशियल एनर्जी लॉस की थी, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन था इसमें, और कुछ चीज़ें तुमको काइनेमेटिक्स की रिकॉल हुई, कुछ चीज़ें तुमको जो है वर्क एनर्जी पावर की, ठीक है। तो एक बार इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है तो एक बार कमेंट करके बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार छाप लो अच्छे से। चलिए कुछ छोटे छोटे चुटकुले और कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा जमीन पर आते हम लोग, ठीक है। इंक्लाइन सरफेस पर न्यूमेरिकल हमने खूब कर लिया, और अभी न्यूमेरिकल का जो अप्रोच है तो बेसिक बेसिक, अभी आपको हमने न्यूमेरिकल करवाए कहाँ से मायने में, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है बेसिक से है, इनको तुम करके सिर्फ अपना लेवल जो है ना, वो जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं कह सकते, कॉन्फिडेंस अपना थोड़ा सा मजबूत कर सकते हो, ठीक है। बट इतना कॉन्सेप्ट मिलने के बाद फेल नहीं जाना कि हम जो मतलब ज्ञानी हो गए हैं, है ना। तो वैसा फील नहीं करना तुमको, अभी जो है ना सिर्फ तुमको बिल्कुल जीरो से चलना है। तुम बिल्कुल जीरो लेवल से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं, हर छोटी छोटी बात को तुमको समझा रहे हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी जमीन पर, ठीक है, जमीन पर ही है, और इसके पास मान लो वेलोसिटी u है, ठीक है, वेलोसिटी इसके पास u है। और जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी u है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर म्यू है, इनिशियल इसकी जो वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 पर u है, ठीक है। तो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को सीज करना चाहेगा। रिलेटिव मोशन को सीज करने का मतलब कि जो ग्राउंड है वो 0 पर है, तो बॉडी को जीरो पे लाना चाहेगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का एक ही पर्पज होता है और वो पूरी लाइफ यही कहता रहता है कि बॉडी जिस सरफेस पर रखी है उस सरफेस पर स्लिप ना करे। बट इसके पास वेलोसिटी है तो स्लिपिंग तो होना तय है, उस स्लिपिंग को सीज करेगा, फ्रिक्शन सीज करने में कुछ समय लेगा, ठीक है। इतना पावरफुल भी नहीं है कि मतलब कि जैसे तुमने बॉडी रखी है वेलोसिटी के तुरंत ही सीज कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करेगा वो, कुछ टाइम लेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये बना कि मान लो कोई बॉडी 0 पर, इनिशियल वेलोसिटी u पर है, कितने टाइम बाद फ्रिक्शन इसकी वेलोसिटी घटा करके 0 कर देगा। क्योंकि फ्रिक्शन का पर्पज यहाँ पर है मोशन को रोकना, चूंकि मोशन रोकने का पर्पज क्या है। अब यहाँ पर तुम कहना कि सर आपने बताया कि फ्रिक्शन मोशन का पोज नहीं करता, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन मोशन का पोज कर रहा है। फ्रिक्शन मोशन का पोज कभी नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन का पोज करेगा। रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, वन इज सरफेस ऑन विच बॉडी इज प्लेस्ड एंड अदर सरफेस ऑफ बॉडी। जो बॉडी सरफेस का है और जहाँ पर बॉडी रखी गई उनके बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी उनको 0 करना चाहेगा। अब तुम ये बताओ, जहाँ पर बॉडी रखी गई है उस सरफेस की वेलोसिटी है कितना, 0, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा, फ्रिक्शन ये चाहेगा कि इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन ना हो, बट अभी तो है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेगा, इसकी रफ्तार को ही कम करेगा। ग्राउंड की रफ्तार बढ़ा नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन इतना पावरफुल नहीं है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है कि तुम सोचो, हमने तुमको एग्जांपल दिया था कि पानी की बॉटल तुम टेबल पर रखो, उसके नीचे फेविकोल लगा दो, ठीक है, बॉटल को तुम खींचो, टेबल उसके साथ मूव कर सकती, लेकिन उसी बॉटल को तुम पृथ्वी पर रख के देखो और फिर से फेविकोल लगा दो उसमें, तुम कितना मजबूत फेविकोल क्यों ना लगा दो, तुम कभी नहीं देख पाओगे कि जो फेविकोल है इतना पावरफुल, कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। जैसे वो ऐड आता है ना,
कि दो हाथी मतलब जैसे चिपक गए है ना फेविकोल से, वैसा मतलब फेविकोल पहली बात तो नहीं बनता है, फिर भी मान लो बहुत सबसे जो पावरफुल फेविकोल है उसको तुम लाओ, वो बिल्कुल जो है बॉटल को सरफेस से चिपका दो। तुम बॉटल खींचो, बॉटल पृथ्वी को लेके जाना चाहिए लेकिन लेके नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो पृथ्वी का मास है एज कंपेयर टू मास ऑफ बॉटल बहुत ज़्यादा है। तो बॉटल अपने साथ उतनी भारी भरकम चीज़ को नहीं लेके जा पाएगी, ठीक है। तो फ्रिक्शन ये करेगा, फ्रिक्शन तो ये चाहता है कि नीचे वाला सरफेस भी बॉडी के साथ मूव करे, लेकिन फ्रिक्शन इतना कैपेबल नहीं है कि वो पृथ्वी जैसी बड़ी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सके। तो फाइनली होगा क्या कि हम ये देख पाएंगे जो ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी कम होते होते कितना हो जाएगी, 0, ठीक है। ये गलत फहमी अभी नहीं पालना तुमको कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन मोशन का आज भी अपोज नहीं करेगा। किसका अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक की रफ्तार यू है, अंतिम कितना हो गई यहाँ पर मान लो 0। हमसे पूछा कितने समय बाद फ्रिक्शन ने इस ब्लॉक की रफ्तार 0 की है, ठीक है। तो समय हमने मान लिया t0, या इसको मान लो t है। अच्छा, जब तक रफ्तार 0 हुई तब तक जो ब्लॉक है ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, ठीक। वैसे जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बाइक है और बाइक को तुम एक्सलेट करते चले गए, एक्सलेट करोगे उसकी रफ्तार बढ़ती चली गई। कुछ टाइम बाद हुआ कि तुमने स्विच ऑफ कर दिया, जो चाबी होती है ना तुमने उसको ऑफ कर दी, इंजन बंद हो गया। अब एक्सलेशन तो वहाँ पे नहीं बना, लेकिन जो बाइक ने वेलोसिटी अचीव की है क्या वो वेलोसिटी हमेशा के लिए मेंटेन रहती है? बाइक कुछ दूर जाने के बाद क्या होती, रुक जाती। रोकने का काम किसने किया? फ्रिक्शन ने, ठीक है। तुम ये बात नोट कर लो कि फ्रिक्शन ही इकलौता है जो कि बॉडी को रोकता है। कोई पूछे तुमसे कि जो ब्रेक होती हैं बाइक में या कार में जो भी है, उन ब्रेक का पर्पस क्या होता है, तो सबका सेम आंसर होगा, ब्रेक गाड़ी को रोकती है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ये 100% झूठी बात है। फ्रिक्शन ही इकलौता फोर्स जो कि क्या करेगा, बॉडी को रोकेगा। ऐसे कोई दुनिया में ब्रेक बनी नहीं, चाहे वो रोल्स रॉयस वाली गाड़ी हो, चाहे कोई सी भी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी महंगी गाड़ी ले लो, उसमें जो ब्रेक्स होते हैं ना, उन ब्रेक का पर्पस कभी नहीं होता गाड़ी को रोक पाए। वो ब्रेक जो होते हैं ना उनका पर्पस होता है गाड़ी के जो पहिए उनका जो रोलिंग मोशन उसको सीज करना। और जैसे गाड़ी की रोलिंग मोशन सीज होगा, समझने बात को, पहियों को रोलिंग मोशन सीज हुआ तो अब गाड़ी क्या करेगी, केवल स्लाइड करेगी। एक सिलेंडर को तुम रोल करवाओ, तुमको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। उसी सिलेंडर को तुम खींचो सड़क पर, तुमको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ा। वही सिलेंडर वही मास का है, तुम घुमा के उसको ले जाओ, सिलेंडर को रोल करवा के ले जाओ, काफ़ी दूर तक तुम लेके जा सकते हो। उसी सिलेंडर को तुम ऐसे खींचो, भाई सब नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि जो बॉडी रोल कर रही है ना उसी सरफेस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उसके लिए कम हो जाएगा, और उसी बॉडी को तुम स्लाइड करवाओ उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो सारे के लिए यहाँ पर ये समझो कि जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन ही एकलौता फोर्स है जो कि गाड़ी को रोकता है। तुम कितनी भी अच्छी ब्रेक क्यों ना हो, तुम जैसे मान लो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर मान लो कीचड़ है, या फिर मान लो ऐसी जगह पे हो जहाँ पर पूरा बर्फ़ का मैदान है, तो ये बात देखते हुए कई बार कि जो बर्फ़ वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर गाड़ी कई बार होती फिसलती चली जाती है। ब्रेक कितना भी लगाओ गाड़ी को तुम रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि रोकने वाला वहाँ पर है ही नहीं। बर्फ़ वाला क्षेत्र होता है, आइस वाला, वहाँ पर फ्रिक्शन 0 होता है लगभग, ठीक है। तो रोकने वाला है नहीं। तुमने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाकर तुम गाड़ी की जो पहिए की रोलिंग मोशन है उसको तुम सीज कर लिए, बाकी तुम गाड़ी नहीं रोक पाए। तो गाड़ी को रोकने वाला दुनिया में एक ही इंसान, दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन ये, क्वेश्चन क्या मतलब, इसको हम एक टॉपिक में कन्वर्ट कर ले रहे हैं अभी कि जैसे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल 0 किसने किया, फ्रिक्शन ने। तो कितनी टाइम बाद ऐसा किया होगा, तुम ये बताओ कि जैसे मान लो बॉडी का मास m था, नीचे वेट कितना होगा mg, नॉर्मल कितना होगा बोलो mg, फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा होगा बोलो म्यू n। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया बोलो म्यू mg, फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया म्यू mg। क्या ये फ्रिक्शन पीछे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और ये फ्रिक्शन क्या करेगा, बॉडी की वेलोसिटी को कम करेगा, ठीक है, बॉडी की वेलोसिटी को कम करेगा। तो फाइनली हुआ क्या कि जो फ्रिक्शन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिटार्डेशन में, ठीक है। तो रिटार्डेशन गिवन बाय फ्रिक्शन, रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या लिखोगे, m इंटू ए बराबर म्यू mg, ठीक है। मास से मास खत्म कर लो, जो रिटार्डेशन होगा ड्यू टू फ्रिक्शन दैट इज म्यू इंटू जी,
फ्रिक्शन जो रिटार्ड करेगा बॉडी को अधिकतम कितने से कर सकता है, म्यू इंटू जी से, ठीक है। तो ये बात समझ आई, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू जी के बराबर है, मतलब एक्सेलरेशन जो है म्यू इंटू जी के बराबर है, इतने से बॉडी में रिटार्डेशन आएगा। अब तुमको अप्लाई करना इक्वेशन ऑफ मोशन। पहला इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ई टी, अंतिम कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, इनिशियल कितना u, और अगर वेलोसिटी घटेगी तो यहाँ पर क्या आएगा सिंबल माइनस, ए इंटू टी, ए बराबर क्या लिखे बोलो म्यू जी इंटू टी, तो टी बराबर क्या बन गया बोलो u बाई म्यू जी, ठीक है, टी बराबर u बाई म्यू जी। ये म्यू है u नहीं है कि तुम जो है इसकी थोड़ा सा मुंडी बाहर निकली हल्की से और इसको ऐसे खत्म करो कि सर जो बिल्कुल आइडेंटिकल दिख रहे हैं, खत्म कर दो, ठीक है, खत्म करोगे भाई साहब तुम भी खत्म हो जाओगे, ठीक है। तो जो टाइम होगा बॉडी का, टाइम टेकन बाय बॉडी टू कम टू रेस्ट, ठीक है, वो आएगा u बाई म्यू जी। तुमको ये भी ढूंढना है कि यहाँ पर बॉडी का विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो थर्ड इक्वेशन के पास हमको चलना पड़ेगा, वी स्क्वायर बराबर क्या लिखे बोलो यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब तुम ये बताओ अंतिम कितना 0, अंतिम कितना 0, 0 बराबर क्या लिखे बोलो यू स्क्वायर माइनस का 2as, ए कितना है बोलो म्यू जी इंटू एस, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे थोड़ा सा और सिंपल करोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी, ठीक है, ये आंसर हमारा आएगा यू स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। अब तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लो कोई बॉडी है जो कि बाइक है, बाइक ही मान लो, जैसे दो तरह की स्पीड वाली बाइक है, एक की रफ्तार मान लो 40 थी और एक की रफ्तार मान लो 100 है। 40 वाले ने स्विच ऑफ किया, उसी टाइम पर 100 ने स्विच ऑफ किया, तो 40 की जो रफ्तार वाली बॉडी है उसी सरफेस पे कम डिस्टेंस तय करेगी और जो 100 की रफ्तार वाली बॉडी वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट वेलोसिटी बॉडी हैं तो उनकी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी उसका रिलेशन क्या बनेगा, वो भी यहाँ से निकाल सकते हो, S1 बाई S2, सरफेस सेम दोनों के लिए तो म्यू कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, जी पहले से ही कांस्टेंट है, तो क्या लिखे बोलो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर। तुमको ऐसे फ्रिक्शन में काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन में काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे जो तुमने पढ़ा 1D 2D इनलेम फ्रिक्शन जो भी आगे जैसे तुम बढ़ोगे पीछे वाले टॉपिक, पीछे वाले चैप्टर जो भी होते हैं ना वो आते जाते हैं, ठीक है। तो उनको कायदे में पहली बात तो एक अच्छा टीचर ये कभी नहीं करता कि करंट जो टॉपिक चल रहा सिर्फ उसकी बात करेगा। अगर एक बढ़िया टीचर है तो जो चैप्टर पढ़ा रहा आने वाले, जैसे इनलेम हो गया या फिर तुम कह लो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन में मान चलो कि तुम 1D 2D और ये सर्कुलर मोशन वगैरह आगे चल के सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो सर्कुलर मोशन मान चलो कि तुम सारी बातें कर चुके होंगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे, तो मतलब कि तुम आगे बढ़ते जाओ लेकिन पुरानी जो बातें ना उनको आने वाले चैप्टर में कैसे में अप्लाई करना है। क्वेश्चन इतना सिंपल आने वाला नहीं है कि तुमको जो है सिंपल से दे दिया कि वेलोसिटी इतना है इनिशियल और म्यू का वैल्यू इतना है, तो बताओ टी कितना होगा, टी कितना होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, बट ऐसा न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें कुछ कहानी और देंगे हम, ठीक है। तो आज आप इसको देख लो, इसमें कहीं डाउट है, बेसिक बातें हम लोगों ने आज कवर कर लिया, बाकी इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें भी अभी न्यूमेरिकल पर ही बातें होंगी, बट बहुत बेहतरीन बातें हम लोग करेंगे। जैसे आज हमने देखो सीक्वेंस वाली सारी बातें की हैं, वैसे ऐसा नहीं कि हम टॉपिक में यहाँ से वहाँ जंप कर जाएं, क्वेश्चन तो बहुत वैरायटी के इसमें हैं, बट ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन का कोई एक तरह से लिंक ना ढूंढ पाएँ। टॉपिक लिंक मतलब जो है ना क्वेश्चन का उससे पहले कॉन्सेप्ट आपको दिया जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ एक ही फार्मूला म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू इंटू एन, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें आप मान चले कि बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल मिलने वाली है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।